आ आ रहा है के ये मैंने कि रूरल जो लाइवलीहुड जो लाइफस्टाइल रहा है हरियाणा में वो बहुत रस्टिक है, उसकी जो रियलिटी है वो बहुत रस्टिक है, बहुत इन योर फेस है वो लाइफ, बहुत हार्ड की लाइफ है। एक वो भी एसेंट है ना, मैडम जी तो मैडम जी। मैडम जी हाँ, ये कहाँ का है? ये भी देश वाली है। और मैंने देखा हरियाणा के लोग ना सार्केस्टिक बोलते हैं ये क्यों है? जिस पे जोक्स भी हैं बहुत सारे। हाँ। जैसे एक यात्री होता है, वो रोहतक आता है तो वो किसी कंडक्टर से पूछता है कि ये बस रोहतक जाए वो झज्जर जाएगी क्या? हाँ। तो बोलता हाँ बस तो झज्जर जाएगी, तू कहाँ जाएगा? तो तो हरियाणा में पॉलिटिशियन एक चीज़ और कैरी करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, या हरियाणवी जो यूथ है, जो बच्चे कॉलेज के होते हैं, वो गले में एक गमछा डाल के रखते हैं। रागनी निकली है, हम कहते हैं 4 राग और 36 रागनी। आथण चाल पड़ी रे मेरे डब डब भर आए नैन, अच्छा, अपनी साथण का मैं कुड़ता समा दूं, बटना की ला दूं लार री। घाघरा नीचे, हाँ, या उसे हम खारा बोलते थे। अच्छा, दामन क्या होता है? दामन आपका नी लेंथ से थोड़ा और नीचे तक होता है, यहाँ तक, हाँ, पिंडलियों तक, ज्यादा उसको और बहुत घेरे होता है, बहुत घेरे हैवी होता है। हाँ, तो मुझे तो लगता है प्लेट में लाने से पहले इसे घी के डब्बे में डुबो के फिर परोसते हैं। ये ऐसे क्यों है? यहाँ पे घी दूध इतना खाते हैं। टेस्ट। हाँ, यहाँ हरियाणवी जो चूरमा होता है वो रोटी में ही चीनी, गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी, 2 टाइप की रोटी का चूरमा बनता है। हाँ। हरियाणा में मेल डांस है धमाल। नमस्कार, रूट्स थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के 12वें एपिसोड में आज हमने हरियाणा की बात की। हमारा भारत देश विविधता से सजा हुआ है। हमारे देश के प्रत्येक राज्य में उसका एक यूनिक संस्कृति है, पोशाक है, बोली है, अन्न है, इत्यादि ऐसे कई एस्पेक्ट्स है। तो आज हमने हरियाणा के कल्चर की, संस्कृति की, पोशाक की, बोली की, इत्यादि एस्पेक्ट्स की बात की। आज हमारे साथ अतिथि थे निशान दहिया जी, हरियाणवी रिसर्चर है और वो हरियाणवी पॉडकास्ट के होस्ट भी है। आप ये एपिसोड एंजॉय कीजिए, इसको देखिए, इसको सबके साथ शेयर कीजिए। हरियाणा के जो ये ऑस्पिशियस, ब्यूटीफुल, यूनिक एस्पेक्ट्स है, इनको सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय द शो। नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। निशान जी, सबसे पहले हम हरियाणा के बोली की बात करते हैं। जी मैम। मैंने इसे देखा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी भाषा जो है हमारी, उसको पाठ्यक्रम में उसकी किताब होती है स्कूल में, या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में वो यूज़ करी जाती है। ऐसे ही कन्नड़ भाषा का भी है, गुजराती का भी है, लेकिन हरियाणवी का मैंने इसे देखा नहीं। तो क्या हरियाणवी सिर्फ डायलेक्ट है, भाषा नहीं है? अच्छा, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है कि हरियाणवी भाषा है या डायलेक्ट है, क्योंकि हरियाणा को हम एक हिंदी भाषी प्रदेश मानते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ाई जाती है, हरियाणवी नहीं पढ़ाई जाती। कई कारण हैं इसके कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ 66 में, उसके बाद यहाँ आम तौर पर जो भाषा बोली जाती है हरियाणवी, उसको एक हिंदी की ही एक लोकल बोली की तरह ट्रीट किया गया। और कहा जाता है कि जिस बोली का अपना लिटरेचर ना हो, रिटन लिटरेचर, उसको भाषा का दर्जा देना काफ़ी मुश्किल है, जो लिंग्विस्ट ने क्राइटेरिया बना रखा है। और दूसरा कारण ये रहा कि सिंगल कोई हरियाणवी बोली नहीं है। मतलब हरियाणा के जिस भाग आज हम बैठे हैं फरीदाबाद में, साउथ हरियाणा, ये ब्रिज का इलाका है, तो यहाँ की बोली बहुत अलग है। मैं जहाँ से आता हूँ सोनीपत, जो जिसको देशवाल बोलते हैं, वहाँ की बोली, वहाँ की हरियाणवी अलग है। आप सिरसा जाएंगे, हिसार, रेवाड़ी, वहाँ की हरियाणवी अलग है। तो किस क्षेत्र की भाषा को हरियाणवी बोला जाए, तो इस पे बहुत खींचातानी लड़ाई रही है। तो शायद इस वजह से, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन हरियाणवी का नहीं हुआ, तो भाषा की तरफ शायद नहीं बढ़ पाई है। लेकिन लोगों के प्रयास जारी हैं इस ओर कि हरियाणवी को एक भाषा की मान्यता दी जाए। जैसे कि आपने कहा कि हरियाणा में जैसे रीजन बदलता है, वैसे बोली भी बदलती है।
तो ऐसे कितनी बोली है अलग अलग जो हरियाणवी लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं? अच्छा, ये इस पे मैंने पहले भी बात की है। करीबन 8-9 बोलियां आप दे सकते हैं जो हरियाणा के अंदर बोली जाती हैं अलग अलग उसके भूभागों में। हम सिरसा से या नॉर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं। सिरसा में सबसे पहले जो इलाका है वहाँ बागड़ी बोली जाती है। बागड़ी हरियाणा के अलावा गंगानगर और जो राजस्थान का बॉर्डर इलाका है नॉर्थ राजस्थान वहाँ भी बोली जाती है, और कुछ इलाके पंजाब के वहाँ भी बोली जाती है। हरियाणा में वो सिरसा फतेहाबाद के ज़िलों में बोली जाती है। फिर आता है आपका जो दूसरे नंबर की बोली है राठी, जिसे हम कहते हैं। वो राठी है फतेहाबाद का अपर हिस्सा और पंजाब का बॉर्डर, उसका अलग ही एक वो मिक्स है पंजाबी और हरियाणवी और बागड़ी का, जिसे हम राठी कहते हैं। तीसरी जो बोली है वो बांगरू है। बांगर का क्षेत्र है हरियाणा में, कैथल, जींद, कुछ हिस्सा करनाल का, ऊपर का हिस्सा पानीपत का, और हिसार का नॉर्थ का हिस्सा, इसे बांगर हम कहते हैं। तो जो भाषा बांगर प्रदेश में बोली जाती है, जो डायलेक्ट, उसे बांगरू कहते हैं। तीसरी भाषा आप कह सकते हैं जो जिस इलाके से मैं आता हूँ, या जो सेंट्रल कोर हरियाणा जिसे हम बोलते हैं, ओल्ड रोहतक जिसे बोलते हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ इलाका पानीपत का, देश वाली बेल्ट। तो चौथी बोली आपकी देश वाली है। पांचवी बोली है आपकी साउथ ऑफ हरियाणा, यानी कि गुड़गांव से जो नीचे का एरिया स्टार्ट हो जाता है, पटौदी, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौंद, ये जो इलाका है, यहाँ बोली जाती है अहीर वाटी या हीर वाटी। अहीर कम्युनिटी के नाम पे उसका नाम दिया हुआ है। तो पांचवी वाली बोली आपकी ये हो गई है। छठी बोली एक काफ़ी फेमस ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, लिंग्विस्ट रहे हैं, ग्रियर्सन, जी ग्रियर्सन। तो उन्होंने जो ये भिवानी का इलाका है, भिवानी, ईस्ट ऑफ हिसार, चरखी दादरी, इसको स्पेसिफिक, मैंने शायद पहले पॉडकास्ट में कभी बात इस बारे में की नहीं है, उसका उन्होंने नाम दिया हरियाणी। अच्छा। तो ये हरियाणा की उत्पत्ति से पहले ये नाम था उस इलाके की बोली का, वो हरियाणी टर्म करते थे। अच्छा। ईस्ट ऑफ हिसार और भिवानी की भाषा को। तो छठी बोली आप उसको कह सकते हैं। सातवीं मेवात की बोली है, नूहू मेवात, जो अलवर तक जाती है। आठवीं बोली वहाँ की है जहाँ हम आज बैठे हैं। कुछ लोग उसे गुजरी कहते हैं, लेकिन वो एक ब्रिज जो भाषा है उसी की एक उसे बोली मानना चाहिए। पलवल, होडल, फरीदाबाद, दिल्ली बॉर्डर तक। नौवीं और 10वीं बोली आपकी नॉर्थ हरियाणा में, जैसे पानीपत से ऊपर आप जाएंगे, जीटी रोड के साथ साथ कभी चंडीगढ़ गए होंगे आप, तो आप वहाँ जो है वो नर्दक का एरिया है, काफ़ी फर्टाइल लैंड है। तो पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र नर्दकी एरिया है। और 10वीं बोली जिसको पुआधी या अम्बालवी कुछ लोग कहते हैं, वो यमुनानगर और अम्बाड़ा के और पंचकुला के क्षेत्र में बोली जाती है। उसको हम अलग अलग नाम, कुछ पुआधी बोलते हैं, कुछ खड़ी का वेरिएंट बताते हैं। तो कुल मिला के 9-10 बोलियाँ हैं जो हरियाणा के अंदर बोली जाती हैं। अब इनमें से कितनी को आप हरियाणवी कह सकते हैं, इसमें से 6 या 7 को आप हरियाणवी बोल सकते हैं। जैसे बागड़ी को लोग राजस्थानी से रिलेट करते हैं, ब्रिज को आप अलग एक भाषा है, सूरदास ने उसमें कविताई की, लिटरेचर लिखा। तो और पुआधी को कुछ लोग पंजाबी का हिस्सा मानते हैं। तो जो बाकी हरियाणा में जो 6-7 बोलियों का जिसमें हमने जिक्र किया, वो दे आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल। मतलब आप रेवाड़ी में कोई गांव में रहता है, वो आप भिवानी चला जाए या वो जींद चला जाए, तो वहाँ का लोकल जो बात कर रहा होगा जिस भाषा में, बगैर हिंदी बोले वो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं इस भूभाग में जो बोलियाँ हैं 6-7, उसको हम कह सकते हैं कि वो हरियाणवी हैं। हाँ, मैं रेवाड़ी रही हूँ सिटी में, और फरीदाबाद में भी रही हूँ सिटी में। तो यहाँ पे तो कुछ हरियाणवी बोलते हुए लोग नहीं दिखते। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, अगर सपोज रेसिडेंस पे 4-5 हाउस हेल्प है, तो वो अपने आप में हरियाणवी बोलेंगे, लेकिन वो हमसे नहीं बोलते हैं। तो ऐसे क्यों है? मतलब वो कम क्यों समझते हैं, या कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जब? हाँ, ये दोनों ही रीज़न हैं। एक रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड है हरियाणा में। हाँ। बोली का भी। हाँ। कि ये मेरे सिंगल से एक दिन बात हो रही थी, स्टेज के जो फाउंडर हैं, तो उनसे जब बात हुई तो ये मेरे समक्ष उन्होंने एक नई चीज़ रखी थी। हाँ। कि भाषा हिंदुस्तान में एक शहरी कॉन्सेप्ट है, जो भारत का देहात है वो बोलियों में बात करता है। हाँ। भाषा जो है एक शहरी कॉन्सेप्ट है। पॉलिश्ड लैंग्वेज होना आपका अर्बन एरियाज में मिलेगी। आप महाराष्ट्र से आते हैं तो मराठी के भी अलग अलग वेरिएंट होंगे, सच में। लेकिन गांव में लोग जिस हिसाब की मराठी में बात करते होंगे, शायद पुणे में या नागपुर में वैसी मराठी नहीं बोलते होंगे। तो इसी तरह, क्योंकि ये हिंदी के ही जो एक बड़ी कह सकते हैं छत्र छाया है, उसकी अम्ब्रेला है, उसी के अंडर ये बोलियाँ आती हैं।
तो एक तो ये रहा है कि रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड है, आपको शहरों में बहुत रेयरली देखने को मिलेगा कि कोई आपसे डायरेक्ट हरियाणवी में आके बात करे, हाँ वो आपस में बात कर लेंगे। दूसरा जो आपने कहा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि ये क्यों है, तो इसका इतिहास में मतलब जितना भी हम अब हिंदुस्तान के इतिहास में जाना पड़ेगा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम से, कि जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज बोलना को इन्फीरियर क्यों समझा जाता है। और ख़ास तौर पर आपको ये हिंदी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा, साउथ में या इवन महाराष्ट्र में, मतलब मराठी को लोग एज अ प्राइड मानते हैं या तमिल को अपना प्राइड समझते हैं और उसका अपना लिटरेचर है, उसको एंजॉय करते हैं, उसके गाने होते हैं। यहाँ जो खास तौर पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इफेक्ट पड़ा पंजाब और पूरे नॉर्थ इंडिया पे, कि यहाँ हिंदी और उर्दू का जब उदय हुआ तो उसके बाद बोलियाँ जो है ना वो नीचे हो गई। तो सोशल क्लास में अपवर्ड जब मोबिलाइजेशन होती है आपकी, तो आप अपनी बोली छोड़ते हो। या पिछले 150 साल का यहाँ इतिहास रहा है कि इफ़ यू वांट टू बी लाइक टू बी कंसिडर्ड एज एन एलीट और अ पॉलिश एजुकेटेड मैन, तो आप अपनी बोली को आपको त्यागना पड़ेगा कि वो रस्टिक अनकूथ वैसी समझी जाती है। तो इसके पीछे वो कारण रहे कि यहाँ एजुकेशन जो है इंग्लिश या उर्दू के साथ एसोसिएट की गई, पॉलिश लैंग्वेज के साथ, और अनएजुकेटेड होना आपकी बोली के साथ एसोसिएट किया गया। तो जब भी कोई ग्रामीण परिवेश का इंसान आपसे बात करेगा तो वो सोचेगा कि मैं इनसे हिंदी या अंग्रेजी में बात करूं, तो शायद ये मुझे थोड़ा सीरियसली लेंगे। तो ये आज अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं हरियाणा के, वहाँ के बच्चों को हरियाणवी पता ही नहीं है, उनके ना घर में बोली जाती है, उनको हरियाणवी से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली जो पीढ़ी है, सपोज कुछ वर्षों बाद उनको हरियाणवी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से तो ये हरियाणवी शायद लुप्त हो सकती है। तो ये भी तो सही नहीं है। आज के युग की वर्ल्ड की ज़रूरत है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए या आपको शुद्ध हिंदी आपकी बोलनी है, आपको बोलनी है, तो ये सही है, आपको वैसे करना भी चाहिए। लेकिन फिर ये जो हमारी इतनी प्यारी क्या बोल सकते बोली है, ये भी तो हम लुप्त नहीं कर सकते। तो ये आज के बच्चों का जो सिचुएशन है उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? बहुत आपने वाजिब सवाल किया है इस पे। जैसे हम कहते हैं कि ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गया है, एंडेंजर्ड है, ऐसे ही यूनेस्को लिस्ट निकालता है एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की। कुछ चीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, कुछ पे थ्रेट है। तो ये बिल्कुल इस पे खतरा तो है, और सिर्फ हरियाणवी नहीं, जितनी भी बोलियां हैं उन सब पे खतरा है। क्योंकि लोग खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वो स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो आप सिर्फ घर के अलावा उसको कहीं से नहीं सीख सकते। स्कूल में बोलने नहीं देते। हाँ, बोलने नहीं देते हैं। तो ये भी एक, और ये पंजाब में भी काफ़ी हद तक है जो भी बोलियां हैं, या यूपी में भी। तो इस वजह से ये खतरा उत्पन्न हो गया है कि आप जब तक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाएंगे भाषा को, तो बंदा जो कोई आता है, आप स्कूल में बच्चा आता है, तो वो सीखेगा कहाँ से उसको? या तो घर से सीखेगा। अब घर पे उसको डिस्करेज किया जा रहा है, घर पे माँ बाप भी नहीं सिखा रहे हैं, स्कूल में बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपके सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, तो उसको आप कहाँ सीखेंगे? तो एक बहुत बड़ा ये खतरा है। लेकिन मैं पहले इस चीज़ में विश्वास रखता था कि हाँ खतरा है, लेकिन पिछले 3-4 साल में अपना जो भी शोध कार्य रहा या रिसर्च रही, उसके दौरान मैं इतना नेगेटिव या मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। अच्छा। थोड़ा ऑप्टिमिज्म मेरे में है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कल्चर जो है किसी ना किसी फॉर्म में बचा रहता है, चाहे वो गानों के थ्रू हो, चाहे वो फिल्मों के थ्रू हो, बाकी और जो सोशल मीडिया के माध्यम हमें मिले हैं पिछले 5-10 साल में, तो उसके ज़रिए बहुत एक रिसर्जेंस भी हुआ है हरियाणवी लैंग्वेज और कल्चर का। तो सोशल मीडिया ने एक वो माध्यम भी दिया है। हाँ, लेकिन ये आवश्यक है कि मतलब सरकारी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भाषा को बचाने के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना आवश्यक है, और बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अगली पीढ़ी नहीं सीखेगी तो भाषा का विलुप्त होने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो मैं मतलब इस बात से एग्री ज़रूर करता हूँ कि हाँ खतरा तो है ही। हाँ, आपने जैसे कहा कि कल्चर किसी ना किसी फॉर्म में बचा रहता है, फिल्म के फॉर्म में भी होता है। तो आपको मैं मराठी का एग्जांपल देना चाहूँगी। मैंने अगर आपको मराठी कितनी भी सिखाई और आप प्रॉपर हरियाणा से है पहले से, तो आप ना बोल नहीं पाओगे, और बोलोगे तो फिर ऐसे लगेगा जैसे बच्चा तोतला बोलता है वैसे। हाँ, ऐसे कुछ। तो ये जो बॉलीवुड में जो स्टार्स होते हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, वो आपके हिसाब से सही होता है, पूरा परफेक्ट होता है जैसे आपका होता है? नहीं, वो बहुत दूर है परफेक्शन से। अच्छा।
वो डिस्टॉर्शन के बहुत नज़दीक है और अच्छा। परफेक्शन से बहुत दूर है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना, बॉलीवुड की रियलिटी उनकी अपनी एक वो दुनिया है। हाँ। उनका जो सामाजिक स्तर पर क्या सच्चाई है उससे कोई वास्ता असल में है नहीं। तो असल में होता क्या है कि उन्हें एक पूरी नेशनल ऑडियंस को या शायद इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करना पड़ता है अपनी फिल्मों के ज़रिए। तो वो हरियाणवी, अगर शुद्ध हरियाणवी ले लेंगे फिल्मों में तो बहुत सारी ऑडियंस को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। शायद वो तमिल के साथ या मराठी के साथ भी ऐसा ही करते हैं कई फिल्मों में, कि वो जैसे हम किसी को मराठी कैरेक्टर दिखाएंगे या हरियाणवी कैरेक्टर दिखाएंगे तो स्टीरियोटाइपिकल उसके 3-4 वर्ड्स ले लेंगे। जैसे बाबू राव का हेरा फेरी में कैरेक्टर है तो वो वैसे हिंदी बोलता है लेकिन 3-4 वर्ड मराठी के बोलेगा बीच में, तो इस टाइप में। या मराठी भी बोलेगा तो वो मौकरी बना देते हैं, वो ऑथेंटिसिटी उसकी खींच निकालते हैं। तो ये बॉलीवुड की मजबूरी रही है। जैसे हरियाणवी में दंगल फिल्म आई, सुल्तान हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी, आपने देखा होगा। लेकिन कभी आप हरियाणा के गाँव में या लोगों को हरियाणवी में बात करते सुनोगे तो वो हरियाणा के लोग वैसे बातचीत नहीं करते जैसे सलमान खान सुल्तान में या आमिर खान दंगल में बात कर रहा होता है। आमिर खान फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन सुल्तान और बाकी मूवी जो हरियाणा के उस पर बनी है वो मतलब हास्यास्पद, रिडिकुलस हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना, अरे भाई के करन लग रहे से, मतलब ऐसे। क्योंकि और दूसरा ये है कि एक तो किसी लिंग्विस्ट की वो मदद ले सकते हैं या कोई हरियाणवी हो जिसको बोलनी आती हो, तो क्योंकि टोनल लैंग्वेज है ये इशू हमेशा रहता है आपका। जो भी आप टोनल लैंग्वेज बोलेंगे डायलेक्ट में तो उसकी पूरी एक्सेंट पकड़ना, मीटर आपको फोनोलॉजी पकड़ना कि कितना किस वर्ड को कितना स्ट्रेच करना है, क्योंकि आप कितने सालों से एक अलग लैंग्वेज बोल रहे हो और महीनों में तो अब जैसे मैं मराठी बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं शायद मराठी बोल तो लूंगा लेकिन उस एक्सेंट, उस भाव से वो जो आपने कहा कि तोतले की तरह या बच्चे की तरह ऐसा लगेगा कि इसने कोई नया नया चीज सीखी है, तो वैसा प्रतीत होता है। तो बॉलीवुड के साथ ये भी है। दूसरा, वो खुद सीरियस नहीं है बॉलीवुड वाले कि वो ऑथेंटिक हरियाणवी को दर्शाएं, तो ये शायद कारण रहा है फिल्मों में इस वजह से। मैं ना यहाँ पे जहाँ भी रही हूँ, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे हरियाणवी सुननी है और जहाँ हरियाणवी बोली जाती है ऐसे एरिया में रहना है। तो हर कोई ऐसे ही बोलता है कि आपको अगर पूरा प्योर हरियाणवी सुननी है तो आप रोहतक जाइए, सोनीपत जाइए। तो ऐसे क्यों है, मतलब उस एरिया की हरियाणवी ही प्योर हरियाणवी क्यों है? ये देखो, अब ये इस पे भी वही कंट्रोवर्शियल बात है कि ये फिर हम फरीदाबाद को या रेवाड़ी को हम हरियाणवी ट्रीट क्यों नहीं करते हैं, या लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं। मैं उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा ये भाव क्यों है मन में। जिसके भी मन में भाव आया, ये भाव क्यों आता है? क्योंकि एक पूरे स्टेट का मतलब कोर जो होता है उसकी पहचान जो बाहर वाले उसको किस तरह से देख रहे हैं। जैसे यूपी की क्या इमेज है, बिहार की क्या इमेज है। बिहार में भी बहुत विविधताएं होंगी, जैसे महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है तो नागपुर में और पुणे में बहुत विविधताएं होंगी आपस के इंटरनल में। लेकिन हम मराठी कल्चर को किससे एसोसिएट करते हैं? शायद पुणे से करते हैं, या हरियाणवी कल्चर को किससे एसोसिएट करते हैं? रोहतक सोनीपत से करते हैं, मतलब इस इलाके से। उसकी भाषा, उनका मतलब वेशभूषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, अंदाज, कपड़े पहनने का तरीका, मतलब वो सब। कारण यही रहा है क्योंकि वो इलाका एक तो कोर हरियाणा है जहाँ से, क्योंकि अब मैं इस पे थोड़ा सा टेंजेंट पे जाऊंगा, एक बात दूसरी कहूँगा आपको समझाने के लिए उस चीज़ को, कि हरियाणा में जहाँ जहाँ रागनी गाई जाती है दैट इज़ कोर हरियाणा। मतलब हाँ, हरियाणा के 22 में से 10 जिले ऐसे हैं, शायद अब बढ़ गए हैं, अभी 22 से 25 की बात हो रही थी। तो वो जो है कोर हरियाणा, जहाँ जो सांस्कृतिक गायन की विधा है, रागनी गायन हरियाणा में 10 जिलों में, उसको ही लोग हरियाणा की वो ट्रीट करते हैं। क्योंकि एक खास अंदाज है हरियाणवी बोलने का, देश वाली जो हरियाणवी है उसी को बाहर वाला समझता है कि यही हरियाणवी है। उससे जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं विद इन हरियाणा उनका ज्ञान नहीं है। तो शायद वो, क्योंकि वो हरियाणवी जो है देश वाली, वो बहुत इन योर फेस है, बहुत लाउड है, बहुत मैस्कुलिन उसका नेचर है। ऐसे आना, आ रहा, आ रहे हो, उरे ना, नहीं कड़े जान लग रहे हैं, आ रहा है के आ रहा है के ये मैंने जा रहा है के कड़े जान लग रहा है।
तो मतलब वो तो जब बोलने का तरीका है ना, वो मतलब उसकी वजह से एसोसिएशन है, क्योंकि बाहर किसी एरिया में ऐसा बोला नहीं जाता। तो लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट भी करता है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं। तो वो सारे हरियाणा को उसी तरह पिक्चराइज कर लेते हैं उन 4-5 जिलों की, कि सब हरियाणा वाले ऐसे ही होंगे। बल्कि आपने देखा होगा, आप रेवाड़ी और फरीदाबाद रहे, रेवाड़ी के ऐसे जंटल, बहुत बहुत सॉफ्ट, हीरवाटी के जो लोग आपने देखे होंगे वो बहुत मतलब मेलो बोलते हैं। अब आप कोई नॉर्थ हरियाणा जाओगे, आप पुआधी या नर्दकी सुनोगे ना, कैथल साइड या ये कुरुक्षेत्र साइड, बहुत प्यारी आपको ऐसे सॉफ्ट लैंग्वेज लगेगी। और एक वो भी एसेंट है ना, मैडम जी, तो मैडम जी। हाँ, ये कहाँ का है? ये भी देश वाली है। अच्छा। तो मतलब जो भी आप हरियाणा के बारे में बाहर से जान के आए हैं, वो सब सेंट्रल हरियाणा है। अच्छा। मतलब जो भी आपने सोचा समझा, किसी से भी सुना होगा, जो रोहतक, जो ओल्ड रोहतक हम उसको बोलते हैं, क्योंकि पहले हरियाणा में 6-7 जिले थे पोस्ट पार्टीशन। तो हिसार एक जिला था, तो रोहतक में 3 जिले हैं आज की डेट में, झज्जर, रोहतक और सोनीपत। तो ये जो 3 जिले हैं, इसको ओल्ड रोहतक हम कहते हैं। तो वहाँ का जो कल्चर है, उसी को आप एज ए रिप्रेजेंटेशन मानते हैं लोग बाहर हरियाणा की। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, यहाँ के लोग ना बड़े हार्श वर्ड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, ये गेट है ना, इसके बाहर बिल्ली आती है जाती है, और मुझे कुत्ते बिल्ली से फोबिया है। तो एक बार मैं ऐसे ही, बिल्ली थी तो डर रही थी जाने से, तो भैया बोले कि नहीं मैम जी जाइए, खाएगी नहीं वो। मैंने सोचा कि कुत्ता बिल्ली खाता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ता काटेगा, लेकिन वो एकदम काटेगा की जगह पे खाएगा वर्ड बोले, तो ये हार्श है। या खाने का पूछा ना, तो वो बोलते पड़ा है, तो कचरा पड़ा होता है, खाना रखा होता है। तो ऐसे क्यों ये हार्श बोलते हैं? इसके कुछ इमोशंस उनके जुड़े हैं या हिस्ट्री? ये मतलब इसका एग्जैक्ट किसी ने, अब ये तो शोध का विषय है, मैं अगर कहूँ तो, कि आपने ऐसा चीज़ पॉइंट किया है कि मतलब somebody should do a research on it, जो हम इसकी एक नेचुरल मतलब इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एक रफ एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों का क्या हो सकता है कि रूरल जो लाइवलीहुड, जो लाइफस्टाइल रहा है हरियाणा में, वो बहुत रस्टिक है। उसकी जो रियलिटी है वो बहुत रस्टिक है, बहुत इन योर फेस है वो लाइफ, बहुत हार्ड की लाइफ है। तो वहाँ प्लेजेंटरी एक्सचेंज करना, फॉर एग्जांपल हरियाणवी में देयर इज नो वर्ड फॉर थैंक यू। एक लड़की थी इंग्लैंड में, मुझे इंस्टाग्राम पे, शी वाज वर्किंग ऑन हरियाणा, किसी काम प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो मुझसे पूछती है हरियाणवी में थैंक यू को कैसे कहेंगे। तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि धन्यवाद तो हिंदी है, शुक्रिया उर्दू है, तो हरियाणवी में कोई वर्ड ही नहीं है थैंक यू का। हरियाणवी मतलब मैं 50-60 साल पहले सोचूं कि कोई थैंक यू कैसे कहेगा, क्योंकि वो कल्चर का पार्ट ही नहीं थैंक यू करना। तो और दूसरा, हमारे यहाँ क्या कल्चर रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका फिर इक्विवेलेंट क्या होगा थैंक यू का। तो थैंक यू का इक्विवेलेंट है कि बड़ा है अगर, तो वो आपको आशीर्वाद दे देगा, बेटा जीवते रहो। और छोटा है तो कुछ नहीं, वो अपने काम में लग जाएगा। तो ये मेरे लिए भी मतलब विकट समस्या होगी। तो आपने जैसे कहा कि वो जिस तरह से बात करते हैं, जो शब्दों का चयन है वो हार्श है, क्योंकि शायद वो जहाँ से आ रहा है वो बहुत रफ लैंग्वेज है उसकी, क्योंकि रियलिटी, लिव्ड रियलिटी बहुत रफ रही है। मतलब ऐसे कुछ है क्या कि इनका इतिहास टफ है बहुत ज्यादा, इनके इमोशंस कुछ, क्योंकि यहाँ हरियाणा में अभी ये स्टेबिलिटी बहुत रीसेंट फिनोमेना है। हरियाणा में मतलब हरियाणा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड स्टेबल स्टेट्स, सिक्योरिटी वाइज भी और वैसे भी, मतलब बाकी एस्पेक्ट्स को लेकर भी। तो लेकिन ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है हरियाणा में। हरियाणा को कुछ लोग इससे पहले ब्रिटिश टाइम्स में या उससे पहले इसको वो कहते हैं ना बैडलैंड्स या वाइल्ड वेस्ट की जो कल्पना है यूएसए में, कि वैसी कोई ज़मीन रही है। इवन पंजाब में, जब ये पंजाब 1857 से 1960 एक इलाका था, तो ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, मतलब निगलेक्टेड एरिया था कि जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है। और इवन ब्रिटिश टाइम में तो दिस वाज अ वॉर जोन। अच्छा, आपने हरियाणा को लड़ाइयों से ही एसोसिएट किया होगा इतिहास में, पानीपत का, कुरुक्षेत्र से स्टार्ट करते हुए। हाँ, तब से 5000 साल से मेरे ख्याल से उससे प्राचीन तो साक्ष्य या इंडस वैली के बाद हमें कुरुक्षेत्र ही मिलता है। तो कुरुक्षेत्र के बाद से पानीपत की लड़ाइयाँ और कांस्टेंट लड़ाइयाँ, तो यहाँ उसकी वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन लोगों का बहुत होता था, मतलब गाँव की छोड़ के जाना, बिछड़ना, तो शहर टूटना, बसना। तो वो लाइफ का जो है ना, तो एक पॉलिश्ड कल्चर जो है वो हमेशा शहरी जिंदगी में डेवलप होता है। जब आपका शहर होता है ना, तो इलीट क्लास जो आपके, जैसे उर्दू का हम बोलते हैं, लखनऊ का कल्चर है, तहजीब तमीज़ का, वो जब एक एस्टेब्लिश सिविलाइजेशन 100, 50, 150 साल किसी इलाके में रहती है,
तो वहाँ शायद पॉलिश जो है लैंग्वेज डेवलप होती है। यहाँ शायद क्योंकि वो मौका ही नहीं मिला और ग्रामीण सोसाइटी रही, उनकी लिव्ड रियलिटी बहुत हार्श थी, ज़िंदगी में मतलब यही था कि कल को हमला हो जाए, फिर डिस्प्लेस करना पड़े, तो शायद वो जो है अब तक लैंग्वेज में वो चीज़ें बची हुई हैं। और मैंने देखा हरियाणा के लोग ना सार्केस्टिक बोलते हैं। ये क्यों है? इसका कुछ अरे ये भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मतलब अलग अलग लोगों का, अलग अलग इलाके के लोगों का अलग अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाँ। कोई किसी तो नहीं, लेकिन वो सार्केस्टिक इसको ना हरियाणवी में दिस इज अ, मतलब मैं कहूँ दिस इज काइंड ऑफ अ सब कल्चर। अच्छा। आपने कभी भी हरियाणवी स्टेज शो देखा हो, और ये पंजाब में भी है, इवन हरियाणा में बहुत ज्यादा है, पंजाब में भी है, इसको हम बोलते हैं नकल मारना। नकल मारना कॉपी करना नहीं, मतलब हरियाणवी में बोलते हैं नकल करना इज कॉपी करना। नकल करना इवन स्टेज शो, लाइक देयर इज अ प्रॉपर ओपन एयर थिएटर हरियाणा में जो ट्रेडिशनल, उसको सांग बोलते हैं। अच्छा। स्वांग या सांग। तो उसमें देयर इज अ कैरेक्टर, मजाकिया, जो डांस म्यूजिक चलता रहेगा तो बीच में एक बंदा आएगा, ऑडियंस को हंसाने के लिए एक दूसरे पे पॉइंट मारना या उसको नकल मारना, नकलची बोलते हैं उसको। सो दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ हरियाणवी कल्चर, सरकाज़म। अच्छा। हाँ, नहीं वो क्योंकि सोसाइटी वैसे तो उसमें इतने रूल रेगुलेशन और वो हैं कि आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। नहीं वो ऐसे कुछ मतलब कुछ गलत नहीं लगता, वो प्यारा लगता है, लेकिन वो सरकाज़म उसके मतलब कल्चर में ही है। हाँ, कल्चर में ही है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज अगर मुझे किसी से मिलना है और वो मुझे टाइम दे सकते हैं, ऐसा उनका शेड्यूल है, लेकिन फिर भी वो 4-5 बार मैं पूछ ली, वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो मैं मुझे जब तक हिंदी पता है या मराठी पता है तो मैं कैसे बोलूँगी आप थोड़ा दर्शन दे देंगे क्या, आप कोई इतने दिन से बोल रही हूँ मिलने के लिए। हरियाणा के लोग क्या करेंगे, उनको पहली बार ही सपोज मुझसे मिलना है किसी को, वो पहली बार ही बोल देगा मैडम जी आपका दर्शन करना था। तो मुझे ये सार्केस्टिक लगता है, ये ऑनर होता है उनके वर्ड्स में, बट स्टिल मुझे लगता है। हाँ, जैसे जिस पे जोक्स भी हैं बहुत सारे। जैसे एक यात्री होता है, वो रोहतक आता है, तो वो किसी कंडक्टर से पूछता है कि ये बस रोहतक जाए, वो झज्जर जाएगी क्या? तो बोलता हाँ बस तो झज्जर जाएगी, तू कहाँ जाएगा? तो इस टाइप के मतलब बहुत जोक्स होते हैं। हाँ, जैसे कि दर्शन हम भगवान का करते हैं, मिलते हम लोगों से है, तो ऐसे बहुत सारे मैंने ऑब्जर्व किए जो सार्केस्टिक। जी। हाँ, बट लोग प्यारे बहुत है, मतलब दिल के अच्छे हैं। हाँ, वो बोलते हैं हरियाणवी जो होते हैं नारियल जैसे रहते हैं। हाँ, ऊपर से बहुत सख्त लेकिन अंदर से मतलब दे आर इन योर फेस। सच में, मतलब ऐसा कुछ फिल्टर नहीं है। हाँ, लोग हमें बोल देते हैं कि जो है सच में। तो अभी हमने भाषा के ऊपर बात की, अब हम वो जो आपने कहा था रागिनी जी, म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो हरियाणवी म्यूज़िक को जो ट्रेडिशनल फोक हरियाणवी म्यूज़िक है उसको आप हरियाणवी रागनी से एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा। रागनी निकली है, हम कहते हैं 4 राग और 36 रागनी। तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के 2 टाइप के म्यूज़िक हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है, साउथ में कर्नाटक म्यूज़िक। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में राग होते हैं, राग भैरव, राग दीपक, उनके गायन का अलग अलग वक्त होता है, कोई शाम को गाया जाता है, कोई सुबह गाया जाता है। तो उन्हीं रागों पर रागनियाँ जो हैं उन्हीं रागों से निकली हुई हैं। तो ये ओपन एयर थिएटर का कल्चर एंटरटेनमेंट के लिए पहले कोई सोर्स नहीं था। तो कहते हैं कि 200-250 साल पुराने ये रेवाड़ी से ही शुरू हुआ है, अली बख्श के टाइम से। कुछ किशन लाल भाट का नाम लेते हैं 200-250 साल और पहले। तो हम पिछली सदी से इसको देख सकते हैं। ये इसमें होता क्या है कि लोग गांव में जाकर जो सांगी होते हैं, जो परफॉर्मर है उसको सांगी कहते हैं, रागिनी जो गाते हैं एक्चुअली इट्स मतलब पूरा एक अब बॉलीवुड का मूवी टाइप उसका लगा लीजिए। अच्छा। उसमें क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हीर रांझा की कहानी है, फोक टेल है, तो वो उसको गा के सुनाएंगे आपको। और मेल फीमेल दोनों गाएंगे? ओनली मेल्स। अच्छा, फीमेल रागिनी नहीं गाती, फीमेल गीत गाती हैं। अच्छा, फागुन के गीत, जन्म संस्कार के गीत, मतलब बच्चा होने पे छठी का जैसे मनाया जाता है, छठी का कल्चर, छठी का गीत। तो सांग में क्या रहता है, ऑल मेल परफॉर्मर्स। जो सांगी होता है वो अपना बेड़ा बांधता है, मतलब उसका एक म्यूजिक बैंड होगा 7, 8, 9, 10 लोगों का। तो वो जगह जगह से सर्कस की तरह जाएंगे, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, एंड दे विल परफॉर्म। तो एक ओपन एयर थिएटर पे गांव में ही दे विल परफॉर्म।
तो उसमें क्या रहेगा, हीर रांझा की कथा को वो 3-4 दिन उस गांव में रहेंगे और तीनों दिन अलग अलग, जैसे ये रामलीला का कल्चर होता है ना, आप उसी तरह लगा लीजिए, ओपन एयर थिएटर, वो बीच में थोड़ी कथा सुनाएगा वाचक और बाद में फिर उसके बाद रागिनी गाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मतलब 4 दिन बाद वो जो है सॉन्ग खत्म हो जाएगा, दे विल गो। ये अभी होता है? ये अभी है, बहुत रेयर हो गया है अब। अच्छा। हाँ, मतलब हरियाणवी म्यूजिक की अगर मैं पिछले 100 साल की बात 2-3 मिनट में आपके सामने करूं, तो लक्ष्मी चंद मतलब कह सकते हैं कि हरियाणा के पंडित लक्ष्मी चंद मोर ऑफ द मोस्ट परफॉर्म, मतलब सबसे ऊंचे दर्जे का किसे माना जा सकता है, तो वो थे। बॉर्न इन 1904, डाइड इन 1945, प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद और भी रहे हैं, राय धनपत सिंह, उनके शिष्य। और हरियाणवी म्यूजिक में क्या है, जैसे घराने होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, आपने नुसरत फतेह अली खान को सुना होगा, गुलाम अली को सुना होगा, इसी तरह यहाँ भी घराने या प्रणाली होती है, गुरु शिष्य परंपरा। मतलब संगीत ऐसा काम माना जाता है कि जो आप बिना गुरु के नहीं सीख सकते। यस। और जिसका गुरु नहीं होता उसको माना जाता है, उसको बोलते हैं हरियाणवी में नुगरा, नुगरा आदमी, यानी कि जिसका गुरु ना हो। हाँ। जो गुरु के बिना है उसको उसके सीखे हुए को भी, क्योंकि सिर्फ कला जो है आपकी, और ये सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, डांस में, आर्ट में, किसी भी चीज में, ये तो मनुष्य जीवन में हाँ, भी क्योंकि है। गुरु को प्रणाम करना, गुरु से शिक्षा लेना, क्योंकि गुरु से वो कला नहीं सिखाता है, जीवन जीने की भी कला सिखाता है, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है सांग में। तो जैसे लक्ष्मी चंद है तो उसका गुरु होगा, अच्छा, उसके चेले होंगे तो वो उनके, मतलब पूरी चेन है। यू कैन एसोसिएट 100 ऑफ ईयर कि मेरे से 5 साल पहले मेरे मतलब गुरु के गुरु कौन थे। अच्छा। तो ऐसे चेन चलती है। ये टूट गया 50-60 आने के बाद। कारण क्या रहा, 47 में बहुत सारे 2 हिस्से होते हैं सॉन्ग में, एक जो गाना गाते हैं, एक जो सॉन्ग बजाते हैं, यंत्र बजाते हैं। तो यंत्र बजाने वाले बहुत सारे लोग जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 47 में बहुत सारे माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। तो सॉन्ग का जो बजाने का सिस्टम था, सारंगी बजाना, बेंजू बजाना और यंत्र बजाना, तो यहाँ ये विलुप्त की कगार पे आ गया। सच में। तो 50-60s के बाद बॉलीवुड का भी राइज होता है, बॉलीवुड म्यूजिक भी पॉपुलर हुआ, उसके गाने, तो धीरे धीरे सॉन्ग खत्म होते गए और उसकी जगह रागनी कंपटीशन ने ले ली। तो अभी क्या होता है, 3-4 सिंगर को बुला के वो जो सॉन्ग होता था 4 दिन का, उसमें से एक तरह से 4-5 रागनी उठा के वो आपस में कॉम्पीट करते हैं, वो गाना गाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत पॉपुलर हो गया हरियाणा में 1980s और 1990s में। और 2010 के बाद वो भी अप डाउन है, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब आने के बाद फिर हरियाणवी गाने जो हैं, हाँ, वो उनको प्रसिद्धि ज़्यादा मिल गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सॉन्ग का फेज था, एक रागनी कंपटीशन का, और अब जो है मॉडर्न टाइम्स में जैसे रैप म्यूजिक है या हरियाणवी में भी वैसे गाने। और ये जो फागुन गीत है, वो फागुन गीत एक्चुअली महिलाओं की जो जिंदगी है, इस पर भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की, खासतौर पर महिला के जो गीत हैं, तो वो उसमें भी विविधता है, मतलब एक किस्म के नहीं है, क्योंकि हरियाणवी सोसाइटी में महिलाएं जो थी यूजुअली या तो वो खेत में काम करती थी। हरियाणवी सोसाइटी अच्छी चीज़ ये रही है कि सिर्फ घर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, महिलाएं खेत में भी पति के साथ काम करेंगी, वो बाहर भी जाएंगी, उनको मतलब पब्लिक मोबिलिटी है पब्लिक स्पेस में। तो वहाँ उनके अलग अलग टाइप के गीत हैं, जैसे खेत करते वक्त, खेत में काम करते वक्त, घर पे वो इकट्ठा बैठ के गाती हैं। हाँ, मतलब ये कल्चर है गीत गाने का। सच में। कोई जैसे आप अपने मायके गए तो आपको छोड़ने जाएंगी, जब लेने आएंगी तो गीत गाएंगी। तो ये इसका एक एग्जांपल मैं दूं, तो जैसे लड़की घर जाती है तो उसकी माँ उसको छोड़ने, उसका हस्बैंड आता है वापस लेने, तो वो गीत गाती है। साथन चाल पड़ी रे मेरे डब डब भर आए नैन। अच्छा। अपनी साथन का मैं कुड़ता समा दूं, बटना खिला दूं लार री। तो जैसे ये गीत है, तो वो जैसे अपनी बेटी को विदा कर रही है, तो सब उसकी सहेलियां जो होती हैं उसके, जो मायका या पीहर हम बोलते हैं, तो दे आर सेंडिंग हर ऑफ विद हर हस्बैंड, तो वो इसके साथ जाती हैं। तो हर चीज़ के लिए, जब बच्चा पैदा होता है, छठी मनाते हैं, तो उसके अलग गीत हैं। एक जब लड़का बारात लेने जाके लेके गया होता है लड़की लाने के लिए, तो खोड़िया नृत्य होता है घर में रात को, तो सारी महिलाएं इकट्ठी होकर, आजकल होता है बिल्कुल, खोड़िया तो हमेशा ही होता है, मतलब गांव में ही होता है, हर शादी में, शहर में भी, या अक्रॉस हरियाणा, अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटीज है। अच्छा। खोड़िया नृत्य होना। हाँ। क्योंकि इसमें क्या रहता है, कई जगह उसको निकासी बोलते हैं, कई मतलब हम ये बोलते हैं कि जैसे ये हरियाणा में कल्चर क्या है कि जब लड़का घर से निकल गया, घोड़ी पे चढ़ गया बारात लेकर, तो वो बिना अपनी वाइफ को लिए वापस नहीं घुसता घर में।
अच्छा। तो वो जब वापस तब ही घुसेगा अपने घर में, हाँ। जब वो लड़की को लेकर आएगा। हाँ, तो तब तक जो सारी महिलाएं होती हैं घर की, उनका अब इस थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है कि भाभी हैं, माँ हैं, वो भी बारात में जाती हैं। हाँ। ट्रेडिशनली वो उसके साथ नहीं जाती हैं, सिर्फ बारात में सिर्फ मेल जाते थे उसके दूल्हे के साथ। और वो जब तक लड़की को लेके नहीं आएगा तो घर पे वो तैयारियां करते थे, वो गीत गाते थे, तो दुल्हन को बुलाते थे। तो उसमें बहुत सारे टाइप के गीत होते हैं। तो और जो रोजमर्रा के गीत होते हैं, जो आपने फागुन गीत कहे, सावन के गीत कहे, उसमें वो अपने जिंदगी का जो दुख दर्द है आम जीवन का, वो उसमें बयान करती हैं। वो उनके सब्जेक्ट मैटर जो उन गानों के होते हैं, गीतों के, वो होते हैं। मतलब रागिनी जो है वो मेल गाते हैं, फीमेल नहीं गाते। और फागुन गीत और गीत मतलब गीत है जो हम हरियाणा में उसको कहते हैं लुगाइयों के गीत। अच्छा, लुगाई मीन्स विमेन। हाँ। तो गीत हैं लुगाइयों के और रागिनी है मर्दों की। अच्छा। तो ये माना जाता है। अभी हम बात करेंगे पोशाक के बारे में। तो मुझे जब तक पता है दामन होता है जो 52 गज का, वो पोशाक है क्या हाँ, इस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी है इस विषय पर भी, क्योंकि दामन बहुत रीसेंट चीज है। उसका इतिहास 100 साल का ही है दामन का। अच्छा। हाँ, उससे ज्यादा पुराना इतिहास नहीं। फिर उसके पहले क्या? उसके पहले उसका वही परिधान था जो काफी और इलाकों में हिंदुस्तान में है। हाँ। घाघरा नीचे, हाँ। या उसे हम खारा बोलते थे। अच्छा। दामन क्या होता है? दामन आपका नी लेंथ से थोड़ा और नीचे तक होता है, यहाँ तक। हाँ, पिंडलियों तक। उसको और बहुत घेरे होते हैं, बहुत हैवी होता है। हाँ। 40-50 किलो का भी दामन हो जाता है। वो तो एक जैसे लड़कियां लहंगा सिलवाती हैं आजकल, हैवी लहंगा शादी में, उस टाइप का होता है। उसको डेली कैरी करना किसी भी वर्किंग वुमेन के लिए बहुत हार्ड है। सच में। तो वो तो बहुत रिसेंट फिनोमेना है दामन, उसका 100 साल का ही इतिहास रहा है। तो उससे पहले होता था खारा या घाघरी। घाघरी जैसे अहिरवाल की आपने ड्रेस देखी होगी ट्रेडिशनल वुमेन की, वो अलग है। मैं बात कर रहा हूँ अगेन सेंट्रल हरियाणा की, क्योंकि हम उसी को एज अ नुमाइंदगी लेते हैं। वो गलत है कुछ मतलब हिसाब से, हमें अलग अलग हरियाणा के विद इन हरियाणा भी ड्रेस की बात करनी चाहिए। लेकिन जो मतलब नॉर्मल हम समझते हैं उसमें दामन होता है यहाँ यहाँ तक का, नी लेंथ तक का पहले होता था खारा या घाघरी। अच्छा। वो भी एक रेजा कपड़ा होता है कॉटन का, अनप्रोसेस्ड कॉटन यार्न, हैंड वुवन। वो एक रोहतक में मैडम है ललिता मैडम, तो उनके साथ मैंने इस पर काम भी किया है, रिकॉर्ड भी किया एपिसोड। तो उनका घर पे ही उन्होंने यूनिट लगा रखी है। अच्छा। तो वो रेजा फैब्रिक बनाती हैं। उन्होंने एक ब्राउन कॉटन होता है, वो विलुप्त हो गया था, उसको उन्होंने दोबारा उगाया और उसके वो कपड़े बनाती हैं। तो वहाँ से ही मुझे ये सब पता लगा था। तो खारा बनता था मतलब एक कॉटन, अनप्रोसेस्ड कॉटन यार्न से। तो वो घाघरी टाइप होता था। अंगिया होती थी और गाती, जैसे एक ब्लाउज और उसके ऊपर कवरिंग के लिए कपड़ा। तो इस पे एक रागनी भी है लक्ष्मीचंद की। मतलब बिफोर 1911 में एक पंचायत हुई थी, बरौना एक विलेज है हरियाणा में, पूरा मतलब जाट समाज और बाकी समाजों की। और वहाँ ये कहा गया था कि हरियाणवी वुमेन की आज से ये ड्रेस होगी, ये दामन, कुर्ती और दामन। अच्छा। 1911 के बाद का फिनोमेना है। अच्छा। उससे पहले जो ये है खारा या घाघरी नीचे और अंगिया और गाती ऊपर। तो मैं इसके बाद मेरे फोटो भी है, मैं आपको शेयर करूंगा जस्ट टू डिफरेंशिएट। वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, आप एपिसोड में लगा भी सकते हैं कि आपको दिख जाएगा कि 100 साल में ड्रेस कितना चेंज हो गया। तो लक्ष्मीचंद की एक रागनी भी एक किस्सा है शाही लकड़हारे का। तो दिस वाज अराउंड 19 और 10, मतलब उससे पहले की, कि फिर मर्दाना भेस तार के लालिए घूंघट गाती, यानी कि जो कैरेक्टर थी वो मेल का उसने रूप धारण किया था, बाद में चेंज करके शी केम इनटू हर ओरिजिनल अवतार, जो दामन का है, नहीं जो गाती और अंगिया का है और घाघरी का है। अच्छा। दैट वाज अ ट्रेडिशनल हरियाणवी वुमेन्स ड्रेस। हाँ। बाद में दामन आया। तो दामन की भी नीचे का तो मैंने इतिहास बता दिया कि एक पंचायत हुई और उसमें डिसाइड हुआ कि नहीं अब से ये जो है जस्ट टू मतलब वो ऑनर वुमेन और उसकी बॉडी को जस्ट टू कवर हर। तो वो उसके पीछे की पॉलिटिक्स काफी अलग है। वो चला 30-40 साल 50 साल तक, 60s तक। दामन और कुर्ती, ऊपर कुर्ती नीचे दामन। दामन इज द लोअर पोर्शन, ऊपर कुर्ती चेक की कुर्ती, जैसे हम चेक की कुर्ती हम मेल पहनते हैं, वो थोड़ी बड़ी होती थी, मतलब थोड़ी ढीली लूज। आपको मतलब मेरी दादी खुद पहनती थी। तो आई नो अभी किसी को देखेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी। अभी किसी पुरानी महिला को थोड़ी ओल्ड एज के गाँव में जाएंगे हरियाणा में, सेंट्रल हरियाणा में, तो आपको दिख जाएगी। तो वो ड्रेस था। 50s-60s के बाद वो चेंज हो गया, खास तौर पर जब से पार्टीशन हुआ उसके बाद पंजाबी माइग्रेशन हुआ वहाँ से हरियाणा दिल्ली में, तो वहाँ सूट सलवार का कल्चर यहाँ आ गया। तो सूट सलवार इधर जैसे हम साउथ में भी देखते हैं नहीं है,
नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा शायद हो गया होगा शुरू, लेकिन सूट सलवार साउथ में भी नहीं है। तो यहाँ सूट सलवार उस वजह से शुरू हुआ, और क्योंकि सूट में काम करना बहुत ईजी है। हाँ। वर्किंग वुमेन के लिए जिसको फिजिकल लेबर करना है, दामन पहनना और वो करना, उसमें काम करना बहुत हार्श है। अब सूट सलवार में भी अलग अलग वेरिएशन हम देखते हैं, आ गए हैं, वो तो कुछ चेंज होता रहता है। सूट और अलग अलग टाइप के, कोई नीचे नैरो है, कोई ब्रॉड है, वो अलग अलग टाइप का आता रहता है। मेल में एक मोस्टली चेंज हुआ है कि मेल की जो पहले थी ट्रेडिशनल, वो धोती थी नीचे, धोती और कुर्ता, खुला हुआ कुर्ता। वो बाद में कुर्ता पजामा बन गया, धोती छूट गई और पजामा आ गया। जैसे अक्रॉस नॉर्थ इंडिया जिस भी पॉलिटिशियन को आप देखेंगे, व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा, तो ये टिपिकल हरियाणवी पॉलिटिशियन तो हर जगह ऐसे ही होते, कुर्ता पजामा। तो हरियाणा में पॉलिटिशियन एक चीज और कैरी करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, या हरियाणवी जो यूथ है, जो बच्चे कॉलेज के होते हैं, वो गले में एक गमछा डाल के रखते हैं, उसे हम परना बोलते हैं। अच्छा। कोई भी बहुत सारे हरियाणवी लीडर आपने देखे होंगे वो कुर्ते पजामे के साथ। अभी इलेक्शन का सीजन भी है, तो दुष्यंत चौटाला या दीपेंद्र हुड्डा या जो भी मतलब यंग यूथ जो भी है, तो एक गले में गमछा टाइप डाल के रखते हैं पसीना पोंछने के लिए गर्मी में, या वैसे भी स्टाइल स्टेटमेंट, उसको पढ़ना बोलते हैं। और पहले एक चीज़ हरियाणवी मेल हेड गियर अक्रॉस इंडिया था कि पहले टोपी या हेड गियर कुछ बांधते थे, अब ये प्रचलन कम हो गया है पिछले 50-60 साल में। तो उसको हम कहते थे खंडवा या खंड का। आपने ट्रेडिशनल पुराने जो थोड़े बड़े उम्र दराज हरियाणवी लोग हैं देखे होंगे, चौटाला साहब हैं, ओम प्रकाश चौटाला, तो वो हरे रंग का खंडवा बांधते हैं या खंड का बांधते हैं। अच्छा। आपने उनकी कभी भी फोटो देखी होगी ओम प्रकाश चौटाला की, तो उसको खंडवा या खंड का कहते हैं। अच्छा। आपने ताऊ देवीलाल देखे होंगे, उनका नाम सुना होगा, तो वो भी ऐसे ही, वो एक ट्रेडिशनल हेड गियर है हरियाणा का। जैसे राजस्थान की पगड़ी होती है, या हिमाचली टोपी है, या मराठी जैसे वो टोपी होती है लंबे ट्रायंगल वाली ना, है ना। तो हरियाणा का वो हेड गियर मेल का वो था। और चुन्नी विमेन का वो था कि भाई सर ढकना या घूंघट करना, अपने मतलब एल्डरली जो भी उसके रिश्तेदार हैं, मतलब हस्बैंड के जो जेठ ससुर टाइप। तो ये मतलब पोशाक का एक ब्रीफ है हरियाणवी पोशाक। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो जो लेडीज का ट्रेडिशनल पोशाक है वो नौवारी साड़ी बोलते हैं उसको। तो आज भी अगर आप देखें तो बिग फैट वेडिंग्स में भी नौवारी साड़ी दुल्हन पहनती है, स्टाइलिश लुक बनाते हैं। गुजराती में भी उनका जो ट्रेडिशनल है साड़ी, वो बड़े बड़े इवेंट्स में भी पहना जाता है। तो क्या ये जो यहाँ का दामन वगैरह है, ये भी यहाँ के बड़े बड़े फंक्शंस में पहना जाता है? ये अब तक तो नहीं था। हाँ। क्योंकि इसको भी उसी ट्रेडिशनल और विलेज जैसे लैंग्वेज को कम समझते वैसे ही ये अब था। लेकिन अब इसका पिछले 3-4 साल से रिसर्जेंस हुआ है, स्पेशली पोस्ट कोविड, क्योंकि लोगों ने कुछ रियलाइज किया है कि लाइफ जो है बड़ी मोमेंटरी है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा सोशल मीडिया की हरियाणवी रिसर्जेंस के बाद एक लोगों को अपना कल्चर क्योंकि जब आपके पास चीज़ होती है आप उसकी वैल्यू नहीं समझते, जब वो एग्जिस्टेंस उसकी एंडेंजर्ड की कगार पे आ जाती है तब आप उसको याद करते हैं। तो शायद अब मैंने हरियाणवी बहुत सारी वेडिंग्स में देखा है कि लेडीज़ जो हैं मतलब पर्टिकुलरली दामन सिलवाती हैं जस्ट टू एज मतलब शो पीस, कि शादी में जाना है तो आई वियर अ दामन, किसी फंक्शन में जाना है तो ये हरियाणा में ये तो होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में ये आज पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज बोलना भी मैं कहती हूँ कि आपको जैसे दुनिया जा रही है उस फ्लो के साथ जाना पड़ता है, लेकिन फिर ये बना रहे सब बीच बीच में इसको मतलब हम अपने जीवन में लाते बिल्कुल। अगर मतलब कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ तो उस पे हो, और मतलब शायद आप साल में 6 महीने में एक बार उसको पहने, सच में किसी ओकेजन पे पहन सकते हैं, सच में डेली नहीं पहन सकते। तो मतलब वी हैव टू बैलेंस मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन, है ना, चेंज विद कंटिन्यूटी। तो वो शायद अच्छा है। लैंग्वेज पे मैं एक बात और करना भूल गया, मेरा स्ट्रीम ऑफ थॉट मुझे आ रहा है जो आप बता रहे हो कि लैंग्वेज हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है पॉलीग्लॉट होना, कई सारी मल्टीपल लैंग्वेज डालना बहुत अच्छा है, स्पेशली छोटे बच्चे के लिए। बच्चा जब छोटा होता है ना, बहुत ब्रेन डेवलप होता है, बिकॉज वो इतनी चीजें कैच करता है सच में उसको, क्योंकि लैंग्वेज के साथ पूरा कल्चर, बहुत सारे आइडियाज ऐसे आते हैं जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मिलते हैं। सच में है ना। मतलब मैं अगर मेरी मम्मी से, मैं गांव में रहती थी महाराष्ट्र में, मैं मेरी गांव की भाषा में जब तक नहीं बोलूँ ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा।
तो आपका पूरा गांव की जो लाइफ है वो उस भाषा के साथ जुड़ी हुई है। सच में। अगर आप भाषा काट देंगे तो आपका वो जीवन जो है वो आपसे कट जाएगा। सच में। तो मेरे ख्याल से छोटा बच्चा है जो है उसे जितना लाइफ में ब्रॉड बेस्ड एक्सपीरियंस दें, हाँ, अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग लैंग्वेजेस का, तो शायद उसको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। हाँ, He will be able to relate to a lot many things। लोग लेकिन उल्टा कर रहे, बच्चों को ये हरियाणवी से दूरी रख रहे हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके माइंडसेट को, और उसे बहुत लीनियर बता रहे हैं कि नहीं सिर्फ यही सीखना है। सच में। मतलब हम थोड़ा फ्रीडम उसमें देना चाहिए, yes, थोड़ा अपना एटीट्यूड इसमें हमने थोड़ा लिबरल रखना चाहिए। अब सर हरियाणा के फूड के बारे में बात करते हैं। मैंने तो यहाँ यही देखा कि रोटी बनाते हैं ना, वो मुझे तो लगता है प्लेट में लाने से पहले इसे घी के डब्बे में डुबो के फिर परोसते हैं। ये ऐसे क्यों है? यहाँ पे घी दूध इतना खाते हैं। अच्छा इस पे भी एक जोक है हरियाणा में। सच में, अगर प्लेट से ऐसे उठाओ ना तो घी टपकता है, दूध दही मक्खन, मतलब ये मतलब एनिमल फैट रिच जो है डाइट है यहाँ पे। और ब्रिटिश टाइम्स में जब ये साउथ पंजाब था हरियाणा, तो बोलते थे कि हरियाणा में जितने आदमी नहीं उससे ज्यादा जानवर हैं। मतलब सच में था क्या? मिल्क कैटल यहाँ इतना ज्यादा था। दिस वाज कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री। जो भैंस थी, गायें थी उनका, कि कहते थे हरियाणा में जितने आदमी नहीं है, हम उसको हरियाणवी में डांगर बोलते हैं। पंजाबी में डंगर, हरियाणवी में डांगर, यानी जानवर। मिल्च, ये फॉडर वाले जो जानवर हैं, तो कहते थे कि डांगर ज्यादा हैं और आदमी कम है। अच्छा। तो उसका कारण यही रहा है क्योंकि एक तो इधर गायें या मतलब अपने पशुधन की वैल्यू है, क्योंकि इस सोसाइटी में आप देखिए एग्रीकल्चर भी मॉनसून डिपेंडेंट रहा है, तो एग्रीकल्चर भी सर्टेन नहीं है। तो किसान किस, और एग्रीगेरियन सोसाइटी रही है तो किस पे जो है निर्भर करेगा? उसकी रियल जो वैल्यू थी चीज़ की, वो उसका पशु ही है उसके लिए। तो और पशु है तो उसका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है। तो घी, जैसे मेरी दादी थी तो घी को जैसे हीरों की तरह, सोने की तरह अलग से उसमें रखती थी। जब हम छोटे होते थे कि कोई मेहमान आएगा तभी देसी घी निकालेंगे, या मतलब ऐसा था। तो जो हमारी डाइट थी, छोटे बच्चा है उसको दूध देना है, अभी 6 महीने का ही हुआ है कि उसको भैंस का दूध जो है पिलाना चालू कर देते हैं। तो वो तो यहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और पूरी हिस्ट्री रही है कि एनिमल फैट रिच डाइट है। तो इस वजह से आप रोटी में भी देखेंगे, मक्खन देखेंगे, लस्सी और ये खाना जो है सारा, वो उसमें दूध या दूध के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और क्या यहाँ की, जैसे महाराष्ट्र की पूरन पोड़ी होती है, वैसे यहाँ का क्या पाव, वड़ा पाव हम महाराष्ट्र से एसोसिएट करते हैं। हरियाणा में जो मिलता है आपको, चूरमा मिलता है, बाजरे की रोटी मिलती है। अच्छा। हाँ, अगर आप जाओगे कहीं पे भी। चूरमा मतलब? चूरमा जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा दाल बाटी चूरमा। हाँ। वो थोड़ा अलग रहता है उसका टेस्ट। हाँ। यहाँ हरियाणवी जो चूरमा होता है वो रोटी में ही चीनी, गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी, 2 टाइप की रोटी का चूरमा बनता है। हाँ। उसको हैंड क्रश करके उसमें काफी सारा देसी घी और शुगर या गुड़, दोनों ऑप्शन है। अच्छा। पहले गुड़ यूज होता था या खांड। गुड़ का भी, क्योंकि गन्ने की खेती होती है तो गुड़ के भी कई वेरिएंट्स हैं, मतलब चीनी, खांड, बूरा गुड़। तो यू कैन यूज ईदर ऑफ देम। तो जैसा आपको, और बाजरे के साथ गुड़ का, यूजुअली बाजरा जहाँ होता है वेस्ट हरियाणा में, साउथ हरियाणा में बाजरा ज़्यादा होता है, नॉर्थ साइड चावल और गेहूं ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से लोकल आपको वैरायटी मिलेगी, बाजरे का या गेहूं का चूरमा यहाँ बनाते हैं। अच्छा। रोटी उसके साथ। दूसरी एक चीज़ जो गर्मियों में हम लोग पीते थे, अब बहुत कम हो गया है, वो होती है राबड़ी। एक हम बोलते हैं रबड़ी, जलेबी रबड़ी खाते हैं, दैट इज़ मीठा। ये वो नहीं है। राबड़ी एक तरह की, मतलब एक बेवरेज है जो कि जौ होता है, मिलेट्स एक टाइप का, वैसे ही उगता है वो, जिसे जानवर वैसे खाते हैं, हार्ड ग्रेन है, गेहूं जैसे दिखता है जो। उसको पकाकर गर्मियों में लस्सी के साथ मिलाकर, उसमें बाजरा मिलाकर, काफ़ी चीज़ें मिलाकर, उसको घोट कर अच्छे से रात को रखते हैं, सुबह उसको पीते हैं। अच्छा। वो ठंडाई की तरह यूज़ कर, जैसे आपने सत्तू होता है तो वैसे ही वो ठंडाई की तरह राबड़ी लोग यहाँ के पीते हैं। तो चूरमा, राबड़ी, ये जो है यहाँ की टिपिकली हरियाणवी जो है ना वो डिशेस हैं। अच्छा। खाने में यहाँ पे रोटी है, रोटी इज़ द स्टेपल डाइट। अब रोटी के साथ सब्जी वेरी कर सकती है, वैसे यहाँ के लोग चटनी खाने का शौक है।
तो चटनी भी अलग अलग टाइप की है यहाँ, कोई लहसुन और मिर्च की चटनी हाँ, है। ये तो हम रोज ही खाते हैं, हाँ, हमारे भैया बनाते हैं। तो और इसके अलावा कचरी या काचरी की चटनी, हाँ, वो खट्टा होता है खट्टा थोड़ा होता जो, है। वो भी एक खाया है। यहाँ सर्दियों में जैसे बथुआ होता है, उसका बथुए का, बथुआ तो मैंने बथुए का रायता, बथुआ तो मैंने बहुत खाया रेवाड़ी में। हाँ। उसका पराठा भी बनता है बथुआ जो बहुत यूज होता है। मजा आया। हाँ, तो बथुए का रायता हो गया, या हरा साग जिसे बोलते हैं, हाँ, सर्दियों में बनाते हैं, उसमें मलाई वगैरह डाल के, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने खाया यहाँ पे कौंधरा, कौंधरा करके ऐसे, कौंदरा, मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ क्या? वो छोटा सा जो होता है, इतना मतलब कचरी टाइप ही होता नहीं है। नहीं नहीं, पत्ते पत्ते होते हैं जैसे बथुआ होता है। अच्छा, शायद मैं कुछ हाँ, प्रोनाउंसिएशन या शायद मैं शायद नाम ना जानता हूँ उसका। हरियाणा में ही हरियाणा में खाया होगा मैंने। बिल्कुल। हाँ, मैं शायद गलत बोल रही हूँ। या यहाँ पे आपने ग्वार होता है, ग्वार की फली होती है, उसकी भी सब्जी बनती है, साउथ हरियाणा में स्पेशली। हाँ। ग्वार फली की सब्जियां बनती नहीं, है। मुझे सबसे ज्यादा मजा तो बथुआ और ये जो मैं बोल रही हूँ कोंद्रा, ऐसे इसमें कुछ तो है। अच्छा, पत्ते पत्ते ही होते हैं वो भी, उसका भी कुछ साग बनता है, बथुआ जैसा ही यूज होता है उसका। मजा आया मुझे तो। और यहाँ पे जैसे घी बूरा खिलाते थे, हरियाणा में ट्रेडिशनल कस्टम है कि कोई मेहमान घर पे आता है या दामाद घर पे आता है, अच्छा, तो उसको घी बूरा देते हैं। ये क्या होता है? जैसे घी इज घी घी, और बूरा है एक तरह से रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नहीं करते, अनप्रोसेस्ड शुगर, गुड़ का ही जो बनती है, खांड टाइप होती है, खांड होती है थोड़ी येलो, बूरा होती है वाइट। तो उसमें घी डाल के उसके साथ वो रोटी खाता है। अच्छा, तो वो इट वाज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी। अच्छा, क्योंकि देसी घी मिलना अपने आप में एक लग्जरी है, प्योर देसी घी भैंस का, घर का निकाला हुआ। तो उसके साथ मतलब वो सिर्फ दामाद जी के लिए, या कोई मतलब जैसे बुआ का हस्बैंड आया हुआ है, फूफा जी आए हुए हैं, तो स्पेशल गेस्ट को ही सर्व करते थे। हम हमारे रेसिडेंस पे गाय रखते हैं, तो आप हमारे घर में भी पूरा फ्रेश वैसे देसी गाय का घी होता है। पनीर भी आप अगर हमारे घर का खाएंगे तो सुबह दूध निकाला, घर में ही तभी के तभी पनीर बनाया, तभी के तभी सब्जी बनाई, ऐसे हम खाते हैं। अभी हम बात करेंगे डांस के बारे में, लोक नृत्य के बारे में। तो कैसा है, क्या है? अच्छा, अब इस पे काफ़ी विसंगतियाँ या भ्रांतियाँ हैं कि सपना चौधरी या जो बाकी डांसर हैं ये हरियाणवी डांस है। ये बिल्कुल भी हरियाणवी डांस नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है, या जो स्टेज शो में ऑर्केस्ट्रा डांस होते हैं, दिस इज नॉट हरियाणवी कल्चर। हरियाणा में मेल डांस है धमाल। अच्छा, धमाल आपने देखा होगा साउथ हरियाणा साइड ज़्यादा है, सेंट्रल हरियाणा में भी है। वो यूजुअली लड़के एक बैंड में परफॉर्म करते हैं, एक मतलब हाथ में डफली टाइप लिए रहते हैं या वो बजाने वाले यंत्र, और वो सारे ग्रुप में लाठी के साथ, ट्रेडिशनल ड्रेस में, एक अच्छा, लाठी के साथ, छोटी लाठी के साथ वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मतलब वो खेती में जाने वाले हाँ, फार्मर वैसे ही जैसा रोल फार्मिंग होगा। कॉस्ट्यूम, धोती होता है ऊपर, हल्का कुर्ता ऊपर जो होता है। या आपने कभी भी मिक्स हरियाणवी डांस देखा हो, मेल और फीमेल का, तो वो बेसिकली वो लड़का जो होता है वो धमाल ही कर रहा होता है। हाँ, मैंने इसे देखा, ऐसे पगड़ी बांध के उसी को खंडवा या खंड का बोलते हैं, जो मैंने बताया था आपको। तो वो हरियाणवी डांस धमाल उसको हम बोलते हैं। अच्छा। लड़कियों के काफी हैं, कुछ झूमर है, झूमर राजस्थान में भी है, साउथ हरियाणा में भी है, क्योंकि वो अक्रॉस द कल्चर है। फिर खोड़िया नृत्य होता है। खोड़िया वो वही है जैसे बारात के टाइम लड़का गया हुआ है, तो वो जो औरतें डांस करती हैं वो उसको वो खोड़िया नृत्य करती हैं। ठीक है, तो हरियाणवी जो अगर आप, मैं कर नहीं सकता मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपको शायद कोई वीडियो भेजूंगा या दिखाऊंगा कि कैसा खोड़िया नृत्य होता है। हरियाणा की वीमेन टिपिकली बहुत अलग तरीके से डांस करती हैं। मतलब वो शरीर को कम हिलाती हैं, दे डू स्टेप्स। मतलब सिर्फ हैंड या फीट मूवमेंट या मतलब बेली मूवमेंट से वो डांस करती हैं, और बहुत एनर्जेटिक होता है ये डांस। तो वो ऐसे मतलब उसमें जंपिंग और वो इन्वॉल्व नहीं है। वो मतलब फ्लैट डांस है उसकी तरह, लेकिन बहुत एनर्जी से वो करती है। तो एक लूर एक इसकी फॉर्म है, एक खोड़िया नृत्य हैं। तो इस टाइप के हरियाणा में जो है डांस का कल्चर, वो भी मोस्टली वुमेन का, क्योंकि बाहर तो वो स्टेज पे नहीं या कहीं पब्लिक में नहीं, वो उसका घरों तक या ऑल फीमेल ऑडियंस में ये सब होता है। ये आज भी होता है। हाँ, ये गीत के साथ ये आज भी होता है। जैसे कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी हुई या मेरे बड़े भाई की किसी की शादी हुई, हमारी सबकी शादियों में या कोई भी फंक्शन होता है, अच्छा, तो शाम को अगले दिन फंक्शन है तो औरतें घर पे जुड़ती हैं, तो गीत गाती हैं ऐसे बैठ के, और वो साथ में कोई लड़की होती है आपस में, तो वो फिर गीतों पे डांस करते हैं।
हमने तो ये ऐसे स्कूल्स में कल्चरल फंक्शन में ही देखा होगा है। हाँ, जी, बट ये अभी भी ये लिव्ड रियलिटी है। हाँ। मतलब ये विलुप्ति की स्टेज नहीं है, ये डेली जो होता है फंक्शन उसमें परफॉर्म होता है। अच्छा, इंटरनल ये होना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, बोली है, फूड है, जो कलाएं है, वो उसके टच में रहना चाहिए, बीच बीच में उसका आनंद लेना चाहिए। अगर हम मॉडर्न हो भी रहे हैं तो फिर भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये मुझे पर्सनली लगता है। निशान जी, आज आपने हमें हरियाणा के बोली के बारे में, अन्न के बारे में, पहनावा के बारे में, संस्कृति के बारे में और कई विषयों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। हमारे सभी व्यूवर्स को ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।